नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और आज बात ज़रा दक्षिण भारत की और बात अंधभक्तों की बेवकूफ़ी की और बात कि अंधभक्तों की हुड़दंगियों की बेवकूफ़ी ने कैसे दक्षिण भारत में कांग्रेस के किले को और मजबूत करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। आपको मालूम है कि इस साल 2026 में 5 अहम चुनाव होने हैं, जिसमें से 3 दक्षिण भारत के हैं, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। और अगर इन तीनों राज्यों में बीजेपी पिछले 12 साल में देखें तो बहुत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जगह बनाई जाए। लोकसभा चुनाव में थोड़ी जगह दिखी, लेकिन हाल ही में पिछले कुछ दिनों में फिर दक्षिण भारत से लग रहा है कि बीजेपी जो है अपनी जगह बनाने में नाकामी हासिल कर रही है। और अगर इन तीनों राज्यों में कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों की सरकारें बनाती है तो आप मान के चलिए दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश को छोड़कर बाकी सब जगह कांग्रेस सत्ता में होगी। यानी दक्षिण भारत का कांग्रेस का किला और मजबूत होगा और बीजेपी की दक्षिण भारत की एंट्री और दक्षिण भारत में जगह बनाने की कोशिश को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब बात यह है कि प्रधानमंत्री क्रिसमस के मौके पर चर्च में जाते हैं। सबको मालूम है प्रधानमंत्री का चर्च में जाना मतलब दक्षिण भारत के क्रिश्चियन वोट्स जो हैं उनको टारगेट करना, क्योंकि केरल के विधानसभा, पुडुचेरी, तमिलनाडु सबके विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन बाहर उन्हीं के समर्थक जो हुड़दंग मचाते हैं क्रिसमस के मौके पर, उसने उल्टा काम कर दिया। जो दक्षिण भारत में बीजेपी की कोशिशें थी उसको बहुत बड़ा झटका उन हुड़दंगियों ने लगाया है और वो वोट कंसोलिडेट होके कांग्रेस की तरफ या फिर तमिलनाडु में डीएमके की तरफ जाता दिख रहा है। इन हुड़दंगियों के क्रिसमस के मौके पर लोगों को परेशान करना, चर्चेज में हुड़दंग करने के एवज में दक्षिण भारत में बीजेपी ने क्या खोया है और 2026 में कांग्रेस की जीत की गाड़ी पटरी पर कैसे लौटेगी, इन्हीं सब पर बात करने के लिए मैं आपको फिर से एक बार केरल ले चलता हूं। वरिष्ठ पत्रकार, तकरीबन 3 दशक का पत्रकारिता का एक्सपीरियंस रखने वाले गिलवेस्टर के पास, उनके पास जाने का एक और वजह है। यह नहीं कि वो दक्षिण भारत के सीनियर पत्रकार हैं, वो खुद भी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वो उस एंगल से ज़्यादा अच्छी तरह से हमें समझा पाएंगे कि जो क्रिसमस के मौके पर निशाने पर लिए गए क्रिश्चियन लोग, उसका दर्द कैसे ये कम्युनिटी महसूस कर रही है। चलते हैं तिरुवनंतपुरम गिलवेस्टर भाई के पास। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं गिलवेस्टर भाई केरल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। गिलवेस्टर भाई, सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा सवाल सीधा स्ट्रेट, 2026 में उम्मीद की जा रही कि कांग्रेस की गाड़ी जीत की पटरी पर लौटेगी और इस पटरी पर लौटाएगा दक्षिण भारत, क्योंकि दक्षिण के 3 चुनाव है और तीनों जगह कांग्रेस कहीं कोalition में तो कहीं अकेले के दम पर सत्ता में आने की प्रबल दावेदार है। क्या केरल सच में लौटाएगा कांग्रेस को जीत की पटरी पर? प्रदीप जी, आपको भी नया साल मुबारक और सभी जो आपके दर्शक हैं उन सबको नया साल मुबारक। जो ये आपने प्रश्न किया है कि क्या कांग्रेस को नया साल सत्ता में काबिज करेगा, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और ये सवाल काफी जोर शोर से पूरे केरला के अंदर ही नहीं, मेरे ख्याल से पूरे भारत की नजरें जो है केरल की ओर लगी हुई हैं। उसका मुख्य कारण ये भी है कि केरल हालांकि 3.5 करोड़ की आबादी वाला एक प्रदेश है, लेकिन केरल काफी नामी ग्रामी प्रदेश माना जाता है और इस वजह से राजनीतिक हलकों में भी और देश विदेश में भी केरल जो है, केरल का एक अपनी छवि है। और आपको पता है कि बहुत बड़ा डायस्पोरा जो विदेशों में है, वो केरला से बहुत बड़ा डायस्पोरा वहां पे अभी कार्यरत है, वहां पे काम करता है। तो जो मुख्य सवाल में वापस आते हुए कि क्या रहेगा आगे का जो राजनीतिक सफर केरला में, देखिए जो अभी स्थानीय निकायों के चुनाव हुए हैं, मैंने पहले ही आपसे 2-3 बार जब बात की केरला के बारे में तो ये कहा था कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव का जो नतीजा होता है वो एक तरह से एक उसका इंडिकेटर होता है कि आने वाले समय में जो दिशा जो है वो किस ओर जाएगी राजनीति की, वो इससे
आंक सकते हैं जो नतीजे आते हैं। और जो नतीजा आया है वो कांग्रेस के हक में, काफी कांग्रेस वाला मोर्चा जो है उसके हक में आया था। और करीब 60 से 65% स्थानीय निकायों में जो है कांग्रेस सत्ता में आई है, जो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2010 में ही इससे पहले कांग्रेस का इतना अच्छा प्रदर्शन जो है स्थानीय निकायों के चुनावों में हुआ है। तो इस बार जो नतीजा आया है वो ना केवल आपका ग्राम पंचायतों में, यानी कि जो ग्रामीण इलाकों के अलावा शहरों में भी, जो म्युनिसिपैलिटी या कॉरपोरेशन इलाकों में भी काफी अच्छा नतीजा कांग्रेस के हक में आया है। और एक और बात इसमें ये नजर आई थी कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना एक वर्चस्व बढ़ाना चाहती थी केरला के अंदर, 25% उसने अपना वोट प्रतिशत यहाँ पे एक टारगेट बना के रखा था, जो अमित शाह जब यहाँ पे आए थे उन्होंने भी कहा था, लेकिन वो जो है घटकर 14.6% पर नीचे उतर के आ गई। तो अभी जो इस समय इस नतीजे के बाद अब क्या है आगे कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस के हक में किस तरीके से ये जा सकता है, उसके लिए कांग्रेस जो नेतागण है कांग्रेस के या कांग्रेस पार्टी है, उसका ये कहना है कि ये अभी एक जो है एक पड़ाव ही है, एक पड़ाव उन्होंने पार किया है और अगले पड़ाव के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं, लेकिन केरला की जनता के सामने एक ऑल्टरनेटिव वो रखना चाहते हैं। और हाल ही में यहाँ के विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने ये कहा है कि हम जो हैं केरला की जनता के सामने एक ऑल्टरनेटिव मॉडल रखने जा रहे हैं, केरला की जनता के सामने कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम कोई वादे नहीं करेंगे, लेकिन हम एक डॉक्यूमेंट, एक सॉलिड डॉक्यूमेंट हम प्रस्तुत करेंगे जनता के सामने, जो कि हर क्षेत्र के बारे में होगा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो अपना इकोनॉमी का हो, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर किस तरह से हम काम करेंगे उसके बारे में हो, यहाँ के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हो, आईटी सेक्टर हो, जो महिलाओं के बारे में हो, युवाओं के बारे में हो, जो दलित, पिछड़ा और जो अल्पसंख्यक है उनके बारे में हो। तो हर क्षेत्र के ऊपर, हर जन विभाग के बारे में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लाने जा रही है। और उसके लिए उन्होंने कहा जी है कि हमने पिछले काफी टाइम से हमने रिसर्च की है, हमने विदेश और देश के एक्सपर्ट्स से बातचीत करके यहाँ पे सर्वेज वगैरह करवा के हमने ये देखने की कोशिश की है कि जनता चाहती क्या है और क्या क्या मुद्दे हैं, और उसको सबको जो है जोड़कर ये डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है। और ये डॉक्यूमेंट जो जी है हम जी इस महीने जो है कांग्रेस पार्टी और यूडीएफ जनता के सामने रखेगी। जी। ये केरल की बात पे हम वापस लौटेंगे, केरल की बात तो करेंगे ही, लेकिन गिलुस्टर भाई, इसके अलावा दक्षिण के 2 और महत्वपूर्ण चुनाव इस साल होने हैं 2026 में। एक है तमिलनाडु, एक है पुडुचेरी। अब तमिलनाडु में तो डीएमके के साथ कांग्रेस छोटी प्लेयर है, और चलिए सत्ता में तो भागीदारी होगी, चाहे छोटे प्लेयर के तौर पे ही होगी। पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु, तीनों स्टेट को अगर आप मिलाते हैं, चाहे वो गठबंधन के तौर पे लें, चाहे वो कांग्रेस को अकेले के तौर पे लें, अगर इन तीनों जगहों पर कांग्रेस किसी तरह सत्ता में आती है, तो क्या ये कहना सही होगा कि दक्षिण से वो एक, जिसको कहते हैं संजीवनी, कांग्रेस को मिलेगी, जो इस वक्त कांग्रेस को चाहिए? क्योंकि कांग्रेस मुद्दे बेशक जितने मर्जी बड़े उठा ले, लेकिन जब तक विधानसभा चुनाव की जीत उसके हाथ नहीं आती, तब तक उसकी मेहनत का फल दिखता नजर नहीं आता। तो ये दक्षिण के तीनों राज्य उस एंगल से कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम कर सकते हैं। प्रदीप जी, आप जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि केरला में आपने देखा कि पिछले 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। हालांकि तमिलनाडु में सत्ता में है एक अलायंस के जरिए, पुडुचेरी में भी बाहर है, लेकिन जो अगर यहाँ से ये जीत होती है तीनों प्रदेशों के अंदर, अगर ये 3 प्रदेश ये जीत पाते हैं, तो उसका एक जो बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा। और ये भी माना जा सकता है, यहाँ पे राजनीतिक परिवेशक ये भी मानते हैं कि ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा जो है ये बूस्ट साबित होगा, उसको काफी ऊर्जा मिलेगी अगर यहाँ से वो जीतती है। और जिस तरीके से पूरा काम किया जा रहा है इंडिया अलायंस और कांग्रेस के तरफ से, उससे ये लगता है कि वो भी इस पूरे इन 3 प्रदेशों में जो है बहुत जोरों से या बहुत ही ताकत से ये चुनाव लड़ना चाहती है, ताकि वो भारत की जनता के सामने ये कह पाए कि हाँ, हम तैयार हैं अब दिल्ली की ओर आने के लिए। और जनता भी
ये काफी मेरे ख्याल से इंतजार कर रही है कि कांग्रेस जो है अपनी जीतने का तरीका और बढ़ाए। और उसमें सबसे बड़ी बात रहेगी मेरे ख्याल से केरला की। केरला का अगर वो कांग्रेस जीतती है तो एक मैसेज जाएगा कि हाँ, वो जीतने वाली पार्टी है। क्योंकि अभी तक जो मैसेज जा रहा था कि कांग्रेस हर जगह हार रही थी लगातार। आपने देखा है कि किस तरीके से सारे प्रदेशों में जो चुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें एक के बाद एक के बाद एक वो हारती जा रही थी। तो उसके चलते सिर्फ हिमाचल प्रदेश में उसकी जीत हुई थी और तेलंगाना में। लेकिन दक्षिण में जो अब बाकी के 3 राज्य है, ये वाकई महत्वपूर्ण है, ताकि वो एक ऑल्टरनेटिव मॉडल जो है या फिर ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश की जनता के सामने उनको रखने का एक मौका मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो उसका मैसेज साउथ ऑफ इंडिया से यानी दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की तरफ और जो आपका अन्य इलाके हैं उनकी तरफ काफी जोर से और काफी शक्तिशाली ये मैसेज जा सकता है। जी, जी। अगर केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु ये कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी जीतते हैं, तेलंगाना, कर्नाटक का आपके पास ऑलरेडी है। बचता है आपके पास आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी मेन प्लेयर है, बीजेपी छोटी प्लेयर है। अगर ये सिनेरियो भी बनता है इस साल के एंड तक, तो एक मैसेज मुझे लगता है कि मिस्टर भाई और बड़ा क्लियर हो जाएगा कि जो बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है ना कि बीजेपी उन जगहों पर कोशिश कर रही है अपनी पैठ बनाने की जहां वो अब तक नहीं पहुंच पाई है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो दक्षिण भारत हो। लेकिन दक्षिण भारत में अगर इन सब राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, गैर बीजेपी सरकारें हैं और कांग्रेस की और सहयोगी की सरकारें हैं, तो अगर कांग्रेस का किला दक्षिण भारत माना जाएगा, वो भी मैसेज जाएगा और साथ में ये मैसेज भी जाएगा आपके हिसाब से कि बीजेपी के लिए फिलहाल दक्षिण भारत में लोगों के दिलों में जगह नहीं बन पा रही। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी कि दक्षिण भारत में वो अपनी जो है पैंठ बढ़ाए, अपना जो है इन्फ्लुएंस यहाँ दक्षिण में बढ़ाए, उस तरीके से उनका इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ पाया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उनका वोट परसेंटेज काफी बड़ा था और केरला से तो उनको काफी अच्छे नतीजे भी मिले थे, क्योंकि त्रिशूर जैसी लोकसभा सीट से वो जीते थे। लेकिन अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव में त्रिशूर जिला में उनके वोट परसेंटेज काफी तेजी से घटा है और उससे जो है बीजेपी थोड़ा-सा सदमे में भी आई है कि ये क्यों ऐसे एकदम घट गया इतने 1 साल के अंदर ही। तो उससे ये लग रहा है कि जनता ने अभी उनको पूरी तरह से जो है, जो उनका ये मकसद है कि अब दक्षिण भारत जीतना है, तो वो जो उनका एक क्या कहते हैं गोल है, उसके लिए अभी तक जनता ने उतना ज़्यादा समर्थन नहीं दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। खास तौर पर केरला में, क्योंकि उनका जो वोट परसेंटेज है वो करीब 20% से लेके 14 पर आ गया है, 14.6 पर आ गया है। तो यानी घटा है, जबकि उसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ा नहीं पाए अपना प्रतिशत। तो उससे जाहिर है कि अभी भी उनके लिए दक्षिण दूर है। और अगर ये मैसेज दोबारा जाता है विधानसभा चुनावों के बाद, तो अगला जो इंडिया अलायंस का या कांग्रेस का जो अगला टारगेट वो उत्तर भारत रहेगा, क्योंकि वहां पे जो है उनकी स्थिति कमजोर होगी और दक्षिण भारत उनके हाथ में नहीं रहेगा। तो नेचुरली जो इंडिया अलायंस का पूरा फोकस जो है वो उत्तर भारत की तरफ जाएगा। तो इसके चलते जी, भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे ख्याल से राजनीतिक तौर पर उतना सही जो है एक एटमॉस्फेयर नहीं बन पाया है दक्षिण भारत में। जी। मिस्टर भाई एक चीज़ और बताइए, अभी हमने देखा क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री चर्च में जाते हैं और क्लियरली दिख रहा था कि प्रधानमंत्री जब चर्च में जा रहे हैं तो उनका जो निशाना था वो दक्षिण भारत के क्रिश्चियन वोटर्स हैं। क्रिश्चियन वोट हैं उनके निशाने पर तो इसलिए चर्च में गए। लेकिन चर्च के बाहर जो पूरे देश में खास करके बीजेपी शासित प्रदेशों में जो क्रिसमस के मौके पर चर्चेज़ के सामने या इस तरह के जो हुड़दंग हुए, वो भी आपको मालूम है कि किसके समर्थक थे, किससे जुड़े हुए लोग हैं और प्रधानमंत्री की खामोशी उस पे बहुत कुछ कहती है। तो ये जो दक्षिण भारत की क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इसमें किसका मैसेज ज़्यादा स्ट्रांगली गया होगा? जो हुड़दंगियों ने जो किया है, वो मैसेज ज़्यादा स्ट्रांग गया होगा या प्रधानमंत्री चर्च में जा रहे हैं, वो मैसेज ज़्यादा स्ट्रांगली गया होगा? देखिए प्रदीप जी, केरला के अंदर भाजपा ने काफी अपनी एक सेंध मारी थी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर कुछ पिछले साल। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है इस बार क्रिसमस के दौरान, उससे काफी गलत मैसेज गया है यहाँ की जनता के बीच में, खास तौर पर जो है क्रिश्चियंस के बीच।
क्योंकि आपको पता है कि केरला के काफी लोग जो हैं, उनके लोग पास्टर्स, पादरी लोग जो रोमन कैथोलिक चर्च वगैरह में हैं, वो केरला के लोग भी काफी हैं और काफी सीनियर लोग हैं, उनके ऊपर हमले हुए हैं और उनको जो है डराया धमकाया गया है। तो उसका असर जो है केरला के अंदर हुआ है, क्योंकि यहीं के गांव से वो निकलकर जो है पूरे देश में कई स्कूल चलाते हैं, कई कॉन्वेंट्स में रहते हैं, वहां काम करते हैं। तो उसका जो डायरेक्ट कनेक्ट है, क्योंकि जब भी कोई हमला वहां पे होता है, हालांकि जब कोई नॉर्थ इंडिया की जनता के ऊपर होगा तो शायद उसका असर इतना ना हो, लेकिन यहाँ से जो लोग गए हैं, जिनके परिवार यहीं पे रहते हैं, जो केरला का कनेक्शन है, उससे जो है काफी गलत मैसेज गया है। और ये भी देखा गया है कि जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहां की पुलिस जो है चुपचाप खड़ी है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश की एक घटना थी मेरे ख्याल से, जबलपुर की, जहां पर एक जो जो ब्लाइंड महिला थी, उनके ऊपर किस तरह से हमला किया जा रहा था, एक बीजेपी की वहां की नेत्री जो है जिला की, उसके द्वारा, और पुलिस वाला जो है हाथ पे हाथ धरे हुए देख रहा था सब कुछ। तो ये मैसेज जा रहा है कि इतने हमले होने के बावजूद भी जो है ये सरकारें, ये पुलिस तंत्र, ये कोई काम नहीं कर रहा है। और यहाँ की जो आम जनता भी ये सोच रही है कि क्या जरूरत है ऐसे हमले करने की, इस गुंडागर्दी की क्या जरूरत है एक डेमोक्रेटिक देश में, जहां पर जो है संविधान सबको अपने रिलीजियस जो भी एक्टिविटीज है, चाहे जो भी त्योहार है, उसको मनाने की इजाजत देता है। तो ये मैसेज बिल्कुल भी ठीक नहीं गया है भाजपा के लिए केरला के अंदर, और वो साफ जाहिर हो रहा है क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं भाजपा के, वो भी ये मान रहे हैं कि ये कुछ एक तत्व जो है वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा कि बजरंग दल या कुछ और तत्व ऐसा कर रहे हैं। इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि कानून और व्यवस्था बनाने की जो जिम्मेवारी है, वो तो वहां के राज्य सरकार की है, जो कि बीजेपी की है। तो उन्हें ही इसको डील करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। तो उसका बहुत जो है गलत मैसेज गया है। और आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह चुनावों से पहले हुआ था ये दो नन्स के ऊपर अटैक हुआ था। तो यहाँ से भाजपा के राज्य अध्यक्ष और यहाँ से भाजपा के बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ गए थे। वहां जाकर जो है उन्होंने वहां पे लोकल लोगों से बात करके उसको सुलझाया था उस मामले को। लेकिन अब की बार मुसीबत ये होगी कि ये कहाँ कहाँ जाएंगे। छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, उड़ीसा जाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे हमले हो रहे हैं वहां सब इनको जाना पड़ेगा सुलझाने के लिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो है इनके हाथ से बाहर निकल चुके हैं, और जो भी इन्होंने वादे किए थे यहाँ की केरला की जनता के साथ कि ऐसे हादसे हम नहीं होने देंगे, ऐसी घटनाएं हम नहीं होने देंगे, वो उसको रोकने में विफल रहे हैं वहां की राज्य सरकारें। और उसका मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज नहीं गया है जनता के बीच में। और मेरे ख्याल से कुछ एक मामले तो ऐसे हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा, जिसने यहाँ पे लोगों के अंदर चिंता जाहिर जाहिर करवाई है लोगों के अंदर। खास करके माइनॉरिटीज के अंदर, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि आप खुद भी मेरे ख्याल क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं। ऐसे में अगर देश का सर्वोच्च पद पे बैठा इंसान, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री खामोश रहता है, तो क्या ऐसा लगता है माइनॉरिटीज को, इस देश की माइनॉरिटीज को, कि वो ज़्यादा तकलीफ़देह होता है कि घर का एक बड़ा, घर का जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, अगर वो कुछ ना कहे, ज़्यादती पे कुछ ना कहे, वो ज़्यादा चुभता है बनिस्बत इन गुंडों की गुंडागर्दी से? बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब हम हमेशा कहते रहते हैं कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता जो है एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब भाई-भाई हैं और हमारे बीच में कोई जो है मतभेद नहीं है। तो जो देश का प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, जब इतने घटनाएँ घटती हैं, तो कम से कम एक मैसेज देना बड़ा ज़रूरी था कि कोई भी जो हुड़दंगी है, अगर इस तरह से करेगा, तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होगी और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश में ऐसी हरकतें हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। यहाँ पे हर इंसान जो है हमारा भारतीय है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म को में विश्वास करता हो, किसी भी धार्मिक जो रीति रिवाज पे चलता हो, वो सब जो है भारतीय हैं। तो हमें हरगिज जो है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर एक मैसेज पूरे शक्तिशाली तौर से चले जाता, तो मजाल है कि कोई वहां पर बाहर निकल के ऐसे हमले कर पाता। तो इससे जाहिर है कि उनको भी एक श्रेय मिली कि कोई हमें बोल नहीं रहा, कोई हमें रोक नहीं रहा, कोई हमें टोक नहीं रहा। तो ऐसे में तो कोई भी जो है कानून अपने हाथ में ले सकता है। तो इसका भी मलाल यहाँ के लोगों के बीच में है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं एक मैसेज गया शक्तिशाली रूप से प्रधानमंत्री की ओर से या केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से कि हम इस तरीके की जो
हुड़दंगबाजी है या इस तरीके के हमले हैं, हम इसको जो है सहन नहीं करेंगे। जी, गिलस्टर भाई, मुद्दा तो बहुत था, मैं एसआईआर पर भी बात करना चाहता था, पर मुझे लगता है वीडियो लंबा हो जाएगा, उसे हम अगले हफ्ते के लिए रखते हैं, अगले हफ्ते। क्योंकि हम बंगाल के एसआईआर की बात करते हैं, बिहार के एसआईआर की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के एसआईआर की बात कर रहे हैं, लेकिन केरल के एसआईआर पर अभी हमने बात नहीं की है, कोई भी इस पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा। और एसआईआर तो केरल में भी हुआ है, वहाँ उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या निकला है, क्या नहीं निकला, इस पर अगले हफ्ते बात करेंगे। फिलहाल आज जो मुद्दा था, बड़ा अहम मुद्दा था, उस पर आपने वक़्त निकाला, अपनी बात रखी, दक्षिण भारत की बात रखी, क्या असर हुआ, क्या नहीं हुआ, इन सब चीज़ों पे आपने खुलकर बात की, पूरा हमें समझाया कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का जब हेड ऑफ़ द फैमिली खामोश रहता है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। अगले हफ्ते फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, वक़्त रखिएगा ज़रूर। नमस्कार।